नमस्कार, आदाब दोस्तों। डीबी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज बात चुनाव की ही होगी। और जब हम बात कर रहे हैं तो 428 सीटों पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। लगभग बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे चुनाव है। और आज चुनाव की तमाम सारी बातों पे कि 4 जून को क्या होगा, चुनाव का कैंपेन कैसा रहा, किसने क्या बोला, क्या गलतियां हुई, किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, किसका कमज़ोर, इन सब बातों पे बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। और सुनील जी तो रेडियो के लंबे खिलाड़ी रहे हैं। और अब ये पॉडकास्ट की दुनिया देखिए, एक नया रेडियो है। सुनील जी, आप तो रेडियो में आपकी तो प्रोफेशनल लाइफ रेडियो में ही बीती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। और तमाम चुनाव सुनील जी आपने देखे। इलाहाबाद का, वो वीपी सिंह का चुनाव भी देखा, 1988 का जी। और वो टर्निंग पॉइंट था चुनाव का, उस वक़्त के चुनाव का टर्निंग पॉइंट था। वहीं से राजीव गांधी सरकार की उल्टी गिनती वहाँ से शुरू हो गई थी। नहीं, एक चुनाव और भी चर्चा कर सकते हैं आप। जब हमारे ख्याल से 85 में जब अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े थे एच.एन. बहुगुणा के खिलाफ। जी जी जी, इलाहाबाद से। जी, मुझे याद है, मेरे छात्र जीवन में था वो चुनाव। मैं बस, हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे, पढ़ ही रहे थे। जी जी जी। लेकिन वो भी एक अलग तरह का चुनाव था जी। और जिसको कहते हैं कि एक भारतीय चुनाव का स्वरूप बदलने लगा था वहाँ जी। और राजनीतिज्ञों के अलावा कोई चुनाव लड़ता नहीं था। मतलब फुल टाइमर जो राजनीतिज्ञ होते थे, तो चुनाव लड़ते थे। उसके बाद मतलब साउथ के राज्यों में एम.जी. रामचंद्रन, करुणानिधि टाइप के जैसे लोग आ चुके थे जी। लेकिन उत्तर भारत में एक गैर राजनीतिक व्यक्तियों का पहला प्रवेश था चुनाव में। राजीव, जब आपने बात की ना सुनील जी साउथ की, तो मुझे एक बात याद आ रही है। और हम लोग अभी इस चुनाव पे तुरंत आ रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े कटआउट और ये जो पॉम्प एंड शो चुनाव में आया, साउथ का ये एनटी रामाराव लेकर आए। वही और वो भगवानों के कैरेक्टर करते थे फिल्मों में। और वो जब इंदिरा गांधी के खिलाफ आए आंध्र में, और उनका जो पूरा कटआउट, पूरा पर्सनालिटी, जिसको मैं कहूँगा कि मोदी की वैसी बिल्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन वो चुनाव ने जो कलर दिया वो बहुत एकदम अलग तरह का था। उसका जो पहले साउथ तक सीमित था, वो अब उत्तरी भारत और उसका असर ये हुआ कि इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ 1977 में, तो इंदिरा गांधी लगभग पूरा उत्तर भारत साफ हो गया था। दक्षिण भारत में भी इंदिरा गांधी को कुछ सलाहत मिली थी, वहीं से मिली थी। लेकिन उसमें भी एक आइलैंड था आंध्र प्रदेश, जहाँ कुछ नहीं मिला, अविभाजित आंध्र प्रदेश। और उसका वहाँ से एनटी रामाराव ने जो कांग्रेस को डेंट पहुंचाई, आज तक कांग्रेस वहाँ पे स्थापित नहीं हो पाई जी जी। वाईएसआर रेड्डी की अगर बात, एक थोड़ा सा पीरियड आया जिसमें कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में अपने आप को रिवाइव किया। अन्यथा एनटी रामाराव ने जो गैर कांग्रेस की राजनीति आंध्र प्रदेश में की, उसका असर आज तक है। अब आते हैं आज के चुनाव पे। अभी जो हो रहा है बड़ा मज़ेदार है ये भी। मैं सुनील जी चुनाव में गया, महाराष्ट्र भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया जी। और मुझे चुनाव में वो जो कलर होता है ना, दिखाई नहीं दिया। लेकिन सोशल मीडिया पे चुनाव ये हो रहा है, और सोशल मीडिया पे वो सारे कलर्स मौजूद हैं, और मज़ेदार भी हैं, और बहुत जिसको कहें कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा भी है। और चुनाव शुरुआत से लेकर अंत तक, अगर हम मैसेजिंग की बात करें चुनाव में, तो मैसेजिंग में 2 प्राइम प्लेयर्स हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए जी जी। और दोनों की मैसेजिंग, सुनील जी आपको कैसे, मतलब मैं अगर जानना चाहूँ आपसे, क्योंकि इतना लंबा तजुर्बा है आपका, दोनों की मैसेजिंग में आप क्या अंतर देख रहे हैं? प्रशांत जी, बेसिकली है क्या कि इंडिया दल समूह मुद्दों पे राजनीति कर रहा है। वह उसके आधार पे जन समर्थन मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि सरकार की विफलताएं क्या है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जन सामान्य किन चीज़ों से जूझ रहा है। बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, खराब अर्थव्यवस्था के सवाल है, बदहाल किसानों का सवाल है। अब उन्होंने एक जो मुद्दा उठाया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण आएगा कि नहीं है, वो अपने आप कुछ विषयों तक सीमित रखा उन्होंने, और उसमें एक निरंतरता बनाए रखी, उसमें कुछ कभी बदला नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार के खिलाफ या सरकार की जो विफलताएं थी वो सामने आ गई, और वो उसके ऊपर जो जितने लोग
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संतुष्ट थे, उनका एक कंसल्टेशन होने लगा। जो ये मुद्दे उठे लोगों के बीच से, और देखिए लोगों के बीच से जो उठे हुए मुद्दे हैं, वो मैंने चुनाव में जब एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन लाया। और इसका आप पिछला चुनाव देख लीजिए आप, विधानसभाओं में, जैसे कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक के चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता के बीच से निकला और कर्नाटक की सरकार उसका जवाब नहीं दे पाई। अब तेलंगाना की सरकार में आई। कर्नाटक के चुनाव में सुनील जी एक बात जो बार बार इस चुनाव के लिए कही जा रही है, जी। मैं उस पर आना चाहता हूँ कि जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, करेक्ट। तो ये जनता चुनाव लड़ने वाली जो बात है वो मैंने कर्नाटक के चुनाव में देखी। हाँ, मैं 8-10 दिन वहाँ रहा था और उस चुनाव को मैंने देखा था, तो वो दिखाई वहाँ से दी। मैं आना चाहता हूँ सुनील जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी स्टार कैंपेनर हैं, मोदी जी ही मुद्दा है, उसके अलावा मोदी जी ही फेस हैं जी। तो क्योंकि बीजेपी कहीं नहीं, एनडीए कहीं नहीं है, तो मोदी जी का जो पूरा मैसेजिंग है, इसको आप कैसे देख रहे हैं चुनाव में? ये देखिए, अगर आप मोदी जी का भारतीय राजनीति में इमरजेंस की बात कीजिए, गुजरात के चीफ मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, भारतीय राजनीति के मतलब राष्ट्रीय फलक पर जब आए हो तो अच्छे दिन के नाम पे आए जी। ये कहा गया कि गुजरात का विकास मॉडल उसके नाम पे आए। लोगों को ये लगा कि एक तब्दीली आएगी, बड़ा परिवर्तन आएगा, लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। यूपीए सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, उसमें अन्ना आंदोलन भी था, आंदोलन में भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन था, और जो अन्ना आंदोलन था उसका जवाब यूपीए की सरकार दे नहीं पाई। जी। तो एक इमरजेंस हुआ मोदी जी का। मोदी जी उस आंदोलन से निकले और उन्होंने एक बात कही कि हम अच्छे दिन आने वाले हैं। लोगों ने स्वीकार किया। हर व्यक्ति को अच्छा दिन चाहिए, हर व्यक्ति को अपने उसके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान चाहिए। लोगों ने आशा भरी निगाहों से मोदी जी की तरफ देखा। 5 साल तक अगर आप 2014 से लेकर के 2019 के भाषणों को देखिए मोदी जी के, वो केवल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो बेहतर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। एक बार भी आप कम्युनल लाइन पर जो आज आरोप लग रहा है वो मोदी जी के भाषण नहीं है। 2019 का जब चुनाव आता है तो राष्ट्रीयता हावी हो जाती है, राष्ट्रवाद हावी हो जाता है और एक धीरे ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होती है। इसके लिए भारतीय जनमानस तैयार नहीं है जी। सरकार लोग इसलिए नहीं बनाते। वहाँ से लोगों के मन में निराशा पैदा हुई और आज ये सरकार जो जनता के मुद्दे हैं उनका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है तो आप जवाब ही नहीं देते हो कि क्यों है। आप ये भी नहीं बताने की कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी दूर करने की कोशिश आपने कैसे की। ये कहीं होता है कि सरकार अग्निवीर योजना लेके आई और अग्निवीर पे सरकार चर्चा नहीं कर रही है, जिसको सबसे बढ़िया बात बता रही थी कि बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हम ले रहे हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को प्रशिक्षण मिल जाएगा, एक बहुत जिम्मेदार नागरिक तैयार हो जाएंगे। जो बात आप उस कार्यक्रम को लागू करते समय कर रहे थे, जनता के विश्वास भी कहते चुनाव के दौरान, आप बात ही नहीं की। नोटबंदी याद कीजिए आप, रात को एकदम मोदी जी अवतरित होते हैं और उन्होंने नोटबंदी की घोषणा कर दी। लेकिन सुनील जी, मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी के पीछे भी बड़ी एक टीम होगी जो बहुत सारे डेटा को, मैसेजिंग को, सोशल सेंटीमेंट को का अध्ययन करती होगी और उन्होंने बहुत सोच समझ के सरकार की उपलब्धियाँ या हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इससे अपने आप को पीछे रखा और हिंदू मुसलमान नैरेटिव को आगे रखा। ये मैं मान के चलता हूँ कि ये बड़ी नहीं, रणनीति है। प्रशांत जी, इसको मानने की जरूरत नहीं है, ये है। हाँ, आप प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनिए। यह अगर आप एक कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों के लिए कर देगी, जी, उनके लिए कर देगी, हम होने नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है, इसमें कल्पना करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो, मैंने बाकायदे प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बात। मुस्लिम लीग अब जो चीज नहीं है, आप अगर आरोप लगा दीजिए कि साहब कांग्रेस का तो जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र है, वो मुस्लिम लीग से प्रेरित है। तो ये मैं मानूं सुनील जी कि 2014 आपने कहा, 2014 का चुनाव अब की बार मोदी सरकार और एक अच्छे दिनों का वादा, वही कारण था, अच्छे दिन आएंगे। हिंदू मुसलमान नहीं था ना, बिल्कुल नहीं। मोदी साहब की इमेज जरूर थी हिंदू मुसलमान की गुजरात की वजह से, लेकिन चुनाव उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं लड़ा। 2019 में राष्ट्रवाद एक आया, पुलवामा और बालाकोट की वजह से आया, और वो मैं उस बात पे आऊँगा, पुलवामा बालाकोट पे 1 मिनट बाद। लेकिन अब देखिए 2 चुनाव में मोदी जी ने जो जीत कर आए, हिंदू मुसलमान नहीं किया था ना, बिल्कुल नहीं। इस चुनाव में शुरू से हिंदू मुसलमान किया, यानी कांग्रेस के आरक्षण और संविधान का जवाब भी वो हिंदू मुसलमान के दायरे में दे रहे हैं कि आरक्षण काट के मुसलमान को दे देंगे। जातिवार जनगणना का जवाब भी वो
हिंदू मुसलमान के दायरे में ही कर रहे हैं। तो बड़ा एक सोचा समझा उनका एक उन्होंने गैम्बल खेला है कि हम इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे ही लड़ेंगे। यह होता ना कि राजनीति में अंकगणित हमेशा कामयाब नहीं होती। जी जी जी। और आप इस तरह के सोच की असफलता, आप थोड़ा और पीछे चले जाइए। जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया, उनके दिमाग में था कि मंडल कमीशन को लागू करेंगे, पिछड़े हमारे साथ खड़े हो जाएंगे और हम लगातार चुनाव जीतते रहेंगे। ऐसा होता नहीं है। आप गवर्नेंस की अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप डिलीवर क्या करेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, उसको अपने जीवन में होने वाली समस्याओं का समाधान चाहिए और सरकार से चाहिए। सरकार इसीलिए होती है। जी, जी। अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो सरकार लोग क्यों बनावे? सब अपने अपने में सीमित रहें, अपने अपना काम देखें, गांव में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अगर बेरोजगारी है, पढ़ने की अच्छी व्यवस्था चाहिए, सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, बेटर कनेक्टिविटी चाहिए, तो सरकार करेगी। एक दो पॉइंट और सुन लिया आपसे, मैं अपनी राय चाहता हूँ उसमें। एक तो ये कि जब हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, क्योंकि आपने बहुत चुनाव देखे हैं और देश भर में घूमे हैं, आप विदेशों में गए हैं। चुनाव हिंदू मुसलमान का एक भूगोल है। हाँ, बिल्कुल। हिंदू मुसलमान के नैरेटिव का एक भूगोल है। वो हिंदी पट्टी के बाहर कहीं उसका असर नहीं है। और हिंदी पट्टी में भी वो काफ़ी कमज़ोर होता है जब वो जाता है महाराष्ट्र की तरफ या नीचे हैदराबाद या तेलंगाना या उधर जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल में नहीं है, तो इतना आपको असर बंगाल में नहीं दिखाई पड़ेगा। जी जी। अब क्योंकि अभी 77 की हम बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ हो गया उत्तर भारत से, लेकिन वहाँ से इज्जत बच गई। इज्जत बच गई जी, है ना। लगभग 200 सीटें फिर भी आ गई थी। तो मोदी जी का वो सेफ्टी वॉल्व नहीं है। सेफ्टी वॉल्व एक रखा जाता है, वो सेफ्टी वॉल्व नहीं है। नई कंजूसी कहीं नहीं है। तो वो गंवा दिया क्या इन्होंने? इसके किस पे क्या आपका वो है? नहीं, अगर आप गवर्नेंस नहीं लेके आएंगे, गवर्नेंस के मुद्दे आपके पास नहीं होंगे, तो आप नई कंजूसी बना ही नहीं सकते। जी जी। अगर गवर्नेंस का इशू होता, उसको आप गंभीरता से लागू करते, उसी पर आप स्टिक करते, तो निश्चित रूप से एक कंस्टिट्यूंसी बनती। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए तो शुरू में 1952 के चुनाव आप देखिए, हिंदू महासभा तो कहीं कुछ जगहों पर जीती जी। बाद में आप आइए 61 पे के आसपास, 62 में कुछ में, उसमें जनसंघ जीता, सीमित जगहों पर ही। फिर आप देखेंगे तो इकट्ठा अगर के आप 1991 के चुनाव में बीजेपी जीतती है, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। तो एक आप ऐसे इसमें किसी में भी गवर्नेंस इशू नहीं था। आज 2024 के चुनाव में क्या सरकार अपने कामों के बारे में बात कर रही है? उन सवालों को उठाने का जवाब देने की कोशिश कर रही है जो जनता के बीच से निकले हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब हमको सस्ती शिक्षा चाहिए, आप स्वास्थ्य जैसे आप कारपोरेटाइजेशन आप करते चले जाए, महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था होती चली जा रही है। जो एक बेसिक स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा था उसको मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं है। तो कहाँ से आपके पास आएगा? मैं डेविल्स एडवोकेट बन के एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि तमाम तरीके के विश्लेषण आते हैं कि एक जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जो गंभीर आम व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए मामले हैं, और दूसरे भावनात्मक मुद्दे हैं। बीजेपी भावनात्मक मुद्दे पे अपना दांव खेलती है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, कोरोना हो गया था, कोरोना के बावजूद सरकार आ गई। पिछले चुनाव में नोटबंदी हो गई थी 2016 में, 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए। लोग लाइनों में लगे थे, भूल गए। जिनको शमशान में जगह नहीं मिली वो भी भूल गए, ऑक्सीजन नहीं मिला वो भी भूल गए। तो या छुट्टा जानवरों की बातें होती हैं, गांव में जाते थे, बड़ा लोग नाराज थे लेकिन वोट दिया है। तो ये अगर तब में चला तो अब क्यों चलेगा? नहीं, वो तब इसलिए चल, एक दो मुद्दों से अब चुनाव हारना जितना संभव नहीं है। जी जी जी। मुद्दों का एक समूह चुनाव को प्रभावित करता है। आज एक इशू था नोटबंदी का, एक मतलब ढेर सारे ऐसे कारक थे जिससे लोग सरकार के पक्ष में भी खड़े थे। आज सभी मुद्दे एक साथ इकट्ठे हो गए। चाहे नोटबंदी का सवाल हो, चाहे आपने जिसे आश्वासन दिया था, अभी किसानों का समस्या का सवाल आ गया, किसानों का आंदोलन चलता रहा, किसानों के लिए जो आप कानून लाए उस पर लंबा आंदोलन चलाया किसानों ने, जो बेरोजगारी है युवाओं से जुड़ी सवाल आ गए, मतलब ढेर सारी समस्याएं एक साथ आ गई और ये चुनाव को डिसाइड करते हैं। और अगर आप याद कीजिए ना, उत्तर प्रदेश में ही कल्याण सिंह की सरकार जब पहली सरकार आई, कितना लोगों ने पसंद किया, गवर्नेंस की बात करते थे वो। जी, जी। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार, गवर्नेंस के लोग बात करते थे।
आप मध्य प्रदेश में याद, हिमाचल में याद कीजिए शांता कुमार जी की सरकार, लोग गवर्नेंस की बात करते थे कि सब सरकार ही होती है, सरकार एक काम करती है, कोई आप जनता के बीच में जो मशीनरी होती है कैसे काम करेगी, जनता के सवालों का समाधान कैसे होगा, जो व्यक्तिगत समस्याएं होंगी उनका कैसे समाधान होगा, आप सब खत्म होगी। अब आपको ये लगता है कि आप बात करेंगे कि 370 हमने खत्म कर दिया। 370 खत्म किया आपने जम्मू कश्मीर में, और वही घाटी में आप चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, तो आपको पता है कि ना कि इसका असर बहुत नहीं होना है। असेंबली का इलेक्शन नहीं करा, असेंबली के इलेक्शन आप नहीं करा रहे इतने सालों तक, असेंबली जबकि परिसीमन का काम सबका कर लिए हैं। तो ये आपको पता है कि हम किए तो हैं, और उसका फायदा अगर आप देश के हिस्सों में लेना चाहते हैं तो कैसे संभव है? क्योंकि उससे समस्याओं के समाधान बात भी कम कर रहे हैं 370 पे, बात ही नहीं कर रहे हैं। अब अदरवाइज तो केवल बताओ, आप भाषण सुनिए, गृह मंत्री जी का भाषण, प्रधानमंत्री जी का भाषण, हमने ये कर दिया, अरे राम मंदिर बना दिया, आप बधाई के पात्र हैं। राम मंदिर भी आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बनाया, बन गया। अब इस पर अगर आप ये कहें कि साहब कांग्रेस से बुलडोजर चला देगी, कोई कैसे इसको स्वीकार कर लेगा? कांग्रेस, इस बीजेपी का ही तो आरोप था कि सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद वहां जाए, बार बार ये बात कही जाती है। क्या आज उसको बुलडोजर चला दिया कांग्रेस ने? इतने लंबे साल सत्ता में रही हो, किस मंदिर को गिरवा दिया? जी, तो कैसे लोग स्वीकार कर लेंगे आपकी बात को कि राम मंदिर पे बुलडोजर कांग्रेस चला देगी? और ये सब बातों से ना सुनील जी, एक जैसे मेरा तजुर्बा है, मैं 89 के इलेक्शन से बतौर पत्रकार चुनाव देखे हैं मैंने, आपने उसके पहले से भी देखे होंगे। तो मेरा मानना ये है कि चुनाव हमेशा एक वाइट ब्रश से पेंट होता है। ये कैंडिडेट कैसा है, लोकल इश्यूज क्या है, ये सब काम नहीं आते। चुनाव एक वाइट ब्रश से पेंट होता है, और एक कोई मुद्दा, एक कोई नैरेटिव, एक कोई बात, एक कोई नारा चुनाव को तय कर देता है। तो उसमें बिजली खंभा भी चुनाव जीत जाता है, बिल्कुल सही, उस पार्टी का, जो पार्टी जीत रही होती है। है। मैं इस चुनाव के नैरेटिव की बात आपसे करना चाह रहा हूँ, और उसमें देखिए, एक तो प्रधानमंत्री के भाषणों की आपने चर्चा की, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव एक है, और इंडिया गठबंधन का आपने बताया। एक और चीज़ है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल नैरेटिव की स्टडी करता हूँ, पॉलिटिकल नैरेटिव पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें एक बड़ा एक मज़ेदार एलिमेंट होता है, और वो होता है लैम्पूनिंग, या किसी दूसरे प्रतिद्वंदी का आप इमेज खराब करते हैं। यही की राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ ये बहुत सिस्टमैटिकली हुआ, चलाया गया। अब मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के साथ हो रहा है ये। और अब आप देखिए कि वो बार बार कह रहे हैं भैंस ले जाएंगे, आपकी मंगलसूत्र ले जाएंगे। आते आते क्या हुआ कि 5वें फेज़ में जब चुनाव में हम जा रहे हैं, तो मोदी जी के भाषणों का मजाक मतलब उड़ने लगा। ये तो होता है। अब उन्होंने कहा कि बिजली आपकी काट देंगे, कांग्रेस आएगी तो बुलडोजर की, जैसे भी आप बात कर रहे थे, बिजली काट देंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, टोटी नल की ले जाएंगे। ऐसी एक बात आप करेंगे तो क्या होगा कि फिर वो मजाक उड़ जाता है। अब उस पर मैं समाजवादी पार्टी का एक देख रहा था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मज़ेदार है कि तुम्हारे फ्रिज से नींबू ले जाएंगे, तुम्हारे पजामे का नारा ले जाएंगे, तुम्हारे पैर से चप्पल ले जाएंगे, तुम्हारे सर के बाल ले जाएंगे, तुम्हारे नाखून ले जाएंगे, बिस्तर की चादर ले जाएंगे। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये मजाक हो रहा है। तो मजाक की बात ही तो आप कर रहे हैं ना। हाँ, प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात थोड़ी शोभा देती है। प्रधानमंत्री के मुंह से गंभीर विषयों पर चर्चा कीजिए, लोगों की, जनता के सवालों की बात कीजिए, इससे आपको क्या हासिल होने वाला है? अच्छा, आप कंट्राडिक्शन कितना है। आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान मिले हैं उसको कांग्रेस की सरकार आई तो गिरवा देगी। अरे जब वो मकान नहीं गिरवा देगी तो बिजली पानी का क्या कहाँ सवाल पैदा होता है? तो सब चला ही गया। जब मकान ही गिर गया तो उसमें बिजली काट देने के बाद, बिजली लेके चले जाने के बाद या नल की टोटी ले जाने का सवाल कहाँ से आ गया? एक मतलब आप एक गंभीर चुनाव एक गंभीर विषय है, और अगर आप उन चुनाव के दौरान लोगों के सवालों का जो गंभीरता से उठाए जा रहे हैं उनका जवाब देने के बजाय डाइवर्जन की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी बैट्समैन के सामने आपने लूज बॉल फेंका तो बाउंड्री के पार दिखाई पड़ेगी। अब एक लूज बॉल की मुझे बात याद आ रही है, मणिशंकर अय्यर की। देखिए, आप याद कीजिए उसको। और वो लूज बॉल को बीजेपी ने बहुत बढ़िया ढंग से खेला। उसके पहले भी देख लीजिए, जब सोनिया जी ने कहा था मौत के सौदागर, हाँ, उस लूज बॉल को खेल दिया। लेकिन अब सारी लूज बॉल तो मोदी जी की तरफ से आ रही हैं, और ये एक पर भी कांग्रेस या इंडिया दल समूह या अपोजिशन डाइवर्ट नहीं हुआ। जी जी जी, इसे किसी झांसे में नहीं आया।
और वो केवल मुद्दों की बात करता रहा। हम लोग बात करते रहेंगे सुनिए, लेकिन आखिर में आपसे, और मैं अपना भी आकलन बताऊंगा, हम लोग 4 जून को क्या होगा ये भी बात करेंगे। अपनी बात रखिए। नहीं, मेरा अपना मानना है कि 4 जून की अगर आप बात 4 जून की बात आखिर में करेंगे। चुनाव नहीं तो ये चुनाव का जो माहौल बना हुआ है, माहौल पे यही जो ये माहौल है, यही आपको 4 जून ले जाएगा। सवाल मेरी अपनी समझ है। पहली चीज तो यह कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर, समर्थक से सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति चुप नहीं रहता। मुझे याद है, आपको भी अच्छे से याद होगा, 91 का चुनाव, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, चरम पे था, पूरे देश में उसका असर था। उसके बाद उस समय जो चुनाव हुआ, दिखाई पड़ रहा था कि किस तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। आप फिर 96, 98, 99 का चुनाव याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर के एक अलग पूरे देश भर में एक माहौल था। उनकी सरकार गिरी थी, 13 दिन वाली सरकार, और एक लोगों के मन में ये था कि गलत हुआ, ऐसा ही हुआ। फिर चुनाव लेकर के आए और बीजेपी के पक्ष में लोग खड़े हुए। सड़क पर दिखाई पड़ता था कि लोग किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के, एनडीए सरकार के समर्थन में। फिर वो 99 के बाद से 10 साल तक का सन्नाटा रहा। आप 2009 का चुनाव याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी अधिकांश संसदीय क्षेत्रों में नंबर 3 पर, नंबर 4 पे या नंबर 5 पे थी। फिर 2014 की सरकार आई और एंटी इनकम्बेंसी आई। ये एक पार्टी जो दूसरे 2%, 3%, 4% वोट लेकर के चुनाव मैदान में थी, अचानक वो 40%, 45%, 50% वोट पाने लगी। एक उस समय भी आपको दिखाई पड़ेगा कि बीजेपी का वोटर सड़क पर है, बोल रहा है, एकदम एक माहौल बनाए हुए है। आज मुझे आश्चर्य होता है कि ये चुनाव एकदम शांत है, तो कहते हैं साइलेंट इलेक्शन। तो बीजेपी का समर्थन में चुनाव हो रहा हो, बीजेपी के समर्थन में आम आदमी हो, बीजेपी का समर्थक सड़क पे हो और चुनाव शांत हो, ये दो विरोधाभासी बातें हैं। बिल्कुल, ये बीजेपी का जो समर्थक है वोकल है, वोकल है। और दूसरी चीज, मत प्रतिशत की गिरावट। 5 चुनाव इस देश में ऐसे हुए हैं जब जिसकी सत्ता रही है और वोटों की गिरावट, माने मत प्रतिशत में गिरावट आई है। इसमें 4 बार वह एंटी इनकम सरकार के खिलाफ गया। जी, अधिकांश समय ये होता है। और एक और बड़ी इसमें दिलचस्प जो स्टडी आई है वो ये कि बीजेपी शासित प्रदेशों में महिला वोटर की गिरावट ज़्यादा है, और जबकि 6% तक है। जबकि महिलाएं मानी जाती हैं कि महिलाओं के बीच बात कीजिए तो मोदी जी के समर्थक हैं। जी, वो दिखाई पड़ती हैं बोलते हुए उनके पक्ष में। लेकिन एक समूह है, एक ऐसा भी समूह है जो उससे सहमत नहीं है, खासकर वर्किंग वुमेन और स्टूडेंट। एग्जैक्टली, छात्राएं, हाँ, छात्राएं काफी वोकल हैं और उनमें नाराजगी है बेरोजगारी को लेकर। जिन घरों में बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन घरों के महिलाओं के मन में नाराजगी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी सरकार ने चलाई, उससे एक वर्ग, महिलाओं का एक वर्ग उन्होंने तैयार किया। लेकिन वह इतना बड़ा वर्ग हो जाएगा कि वो चुनाव को डिसाइड कर देगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अगर वो वर्ग भी खुद एक समूह के साथ सरकार के पक्ष में आता तो तब भी एक आपको हलचल दिखाई पड़ती है समाज में। सड़क पर लोग आपको दिखाई पड़ते कि सरकार के पक्ष में किस तरह से बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सुनील जी कि मतलब अगर हम बात करें कि गलतियां क्या क्या हुई दोनों कैंप से, तो मैं मानूंगा कि इंडिया गठबंधन से जो गलती हुई कि उन्होंने लेट स्टार्ट किया। इंडिया गठबंधन की रैलियां, इंडिया गठबंधन का प्रचार और नहीं, मैं इसको गलती नहीं मानता। जी, मैं ये मानता हूँ कि पैसा ही नहीं था, संसाधन ही नहीं थे। हाँ, इनकम रैली करना कोई हंसी खेल है क्या? सील कर दिया अकाउंट कांग्रेस का। नहीं, उसके पहले भी जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जो तथ्य सामने आए, ये क्या नहीं बताते कि आप किसी को पैसे नहीं मिलने दे रहे हैं? जी भाई, आप याद कीजिए, इसी देश के सरकारों ने कहा कि कारपोरेट चंदा ही नहीं देगा। इसी देश की सरकार नियम बनाया, इसी देश की सरकार ने नियम बनाया कि कारपोरेट चली चंदा तो दे देगा, लेकिन अपने लाभ का 7.5% से अधिक नहीं दे पाएगा। और जब 3 साल तक वो लाभ में हो। लेकिन देखिए, वो जो एक घोटाला सामने आ गया, सुप्रीम कोर्ट की वजह से आ गया। लेकिन क्या उसको, मेरा मानना ये कि उसको इंडिया गठबंधन उस तरीके से सरल भाषा में नीचे तक नहीं ले जा पाया। मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। मैं वीपी सिंह का इंटरव्यू करने गया, तो मैंने वीपी सिंह उस ज़माने में जो जन मोर्चा के समय, तो मैंने वीपी सिंह से ये कहा कि देखिए, ये बोफोर्स 155 mm हाउसिटर, ये सारे स्वीडन, स्विस बैंक, ये देश जनता को कहाँ समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा कि आपके पास समय कितना? मैंने कल तक का समय। तो बोले अच्छा, मैं चलिए। और वो लखनऊ से मुसाफिर खाना जा रहे थे।
तो मैं उनकी गाड़ी में चला गया। रास्ते में वो जगह जगह हर 15-20 किलोमीटर पे छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे और वो तोप की दलाली की बात कर रहे थे। और वो मैसेज मैंने देखा कि जा रहा था, नारे लगना शुरू हो गए। प्रशांत जी, वो केवल करप्शन का मामला नहीं था, वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का भी तो मुद्दा जो था। मैं बात कह रहा हूं कि इतनी सरल भाषा में हाँ, बिल्कुल वो सही। कम्युनिकेट कर पाए बोफोर्स जैसा कॉम्प्लिकेटेड मामला भी। लेकिन इंडिया गठबंधन जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था वो इतनी सरल भाषा में कम्युनिकेट नीचे तक नहीं कर पाए कि इसमें करप्शन कहाँ है, ये कौन सी कंपनी। ठीक है, राहुल गांधी अडानी के बारे में बोलते हो गया है नीचे तक, हवाई जहाज़ के बारे में, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन के बारे में बोलते हो गया है। और मैं वो गया इसलिए मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट और छोटे शहरों के भी वीडियोस छोटे छोटे आते हैं, मैं देखते रहता हूँ कि वो गया है मैसेज। लेकिन मेरा मानना फिर भी है कि वो कम गया है। ये बड़ा मुद्दा था जिसको इंडिया गठबंधन नहीं ले जा पाया। नहीं, मतलब ये आप कह सकते हैं। इसकी वजह ये थी कि इस इंडिया दल समूह की कई पार्टियां ऐसी थीं जो इस विषय पर नहीं बोल रही थी। जैसे कि ममता जी नहीं बोल रही थी, डीएमके नहीं बोल रहा था। ये ऐसे दल थे जो बहुत बोल सकते थे, नहीं बोल। दूसरी चीज़, जो एक दल वामपंथी बोल रहे थे, वो वामपंथी लगातार बोल रहे थे। अखिलेश जी उस तरह से हमलावर नहीं हुए, आरजेडी उस तरह से हमलावर नहीं हुई। इसका वजह ही है वही हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने इसको पहुंचाया खूब। राहुल गांधी के भाषणों में कभी भी इस मुद्दे को उन्होंने छोड़ा नहीं। वॉशिंग मशीन गया नीचे तक, खूब जम के गया वॉशिंग मशीन नीचे तक गया। और वह वॉशिंग मशीन इसके साथ जोड़ करके ही गया। वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो नेता आए, बच गए ईडी से और सीबीआई सबसे, और इन्होंने बच भी गए और उन्होंने पैसा भी दिया। जी, हाँ वही इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा। मोदी साहब की 3-4 गलतियां अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे मैं मानूंगा कि अडानी अंबानी टेम्पो से लेकर आए, उन्होंने पूरा एक बहुत लूज बॉल राहुल गांधी को दे दी और उस पर तमाम मीम्स बन गए और तमाम भाषण हो गए। तो या इस तरीके की जो नॉन सीरियस बातें हैं कि भैंस ले जाएंगे और मंगलसूत्र वगैरह, इसका असर थोड़ा सा उल्टा हुआ है। और क्या क्या गलतियां आपको मोदी साहब की दिखाई दे रही हैं? मेरा अपना मानना यह है कि सरकार अपने गवर्नेंस की बात बिल्कुल नहीं की, जबकि वो कर सकती थी। जो लाभार्थी योजना की बात भी नहीं हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ, अपने जो योजना इन्होंने शुरू किया था उसकी बात कर सकती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना है, ढेर सारे इनके पास काम थे जिसको बता सकते थे। लेकिन ये जितने चीज थे उसका लाभ 2019 में ले चुके थे। अब खाने के बाद जो आगे की जरूरतें होती हैं, आपको उसकी बात करनी थी। और मुझे लगा कि बीजेपी को यह लगने लगा कि ध्रुवीकरण के आधार पर ये तमाम जो उनकी विफलताएं हैं उनको भी वो छिपा लेगी। अब देखेंगे 4 तारीख को हम लोग सुनील जी की ये ध्रुवीकरण कितना चला। आपका तो बहुत व्यापक अनुभव है। ध्रुवीकरण अगर चलता है तो दिखता है, वो ऐसा नहीं होता कि चुपके चुपके होता रहेगा, पता नहीं चलेगा। मतलब ये बाकायदे दिखता है कि आप गुजरात के चुनाव में जाइए, आपको दिखेगा कि ध्रुवीकरण कैसे हो रहा है। मैंने 2019 के भी चुनाव में भी दिखाई पड़ा। अच्छा, एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है, और आपका रेडियो में इतना अनुभव है और आपने पत्रकारिता भी की है, तमाम तरीके से चीज़ों को देखा है, चुनावों को देखा है। तो हम लोग जब छात्र जीवन में जाते थे, रैलियाँ होती थी वाजपेयी जी की या इंदिरा गांधी की, वो सब देखते थे, सुनते थे, चरणशेखर की, चरण सिंह की और तमाम रैलियों में। उसके बाद चुनावों का स्वरूप बदलता गया। अभी ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें एक बड़ी ख़ास बातें हुई हैं। एक तो बीच में कोरोना आया। कोरोना की वजह से क्या हुआ कि वो जो बच्चों की शिक्षा हुई ऑनलाइन, उसने मोबाइल के जो वीडियो है उस एलिमेंट को गांव-गांव घर-घर पहुंचा दिया। तो अब ये चुनाव जो है वो सोशल मीडिया और यूट्यूब पे हो रहा है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी, राहुल गांधी का मुझे कोई एक भाषण याद नहीं आता या प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं आती जब उन्होंने मीडिया पे प्रहार न किया हो। अब तो वो खुलेआम चमचा भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो थोड़ा अनपार्लियामेंट्री शब्द है लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने से जो उम्मीद की जाती है किसी लोकतांत्रिक प्रवेश में, वह बहुत खेदजनक है कि वो नहीं हुआ जी। ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। उसने अपना ग्राउंड लूज किया और डिजिटल मीडिया जहां हम आप बात कर रहे हैं, इसने गेन किया
मतलब डीवी लाइव के ही 1 करोड़ लोग रोज देखते हैं उसको। तो इसके पीछे प्रशांत जी कंटेंट है। बिना कंटेंट के अपनी क्रेडिबिलिटी आप नहीं बढ़ा सकते थे जी। और जो सोशल मीडिया है, जिसको वैकल्पिक मीडिया भी आप कह सकते हैं, इसने अपने कंटेंट को मजबूत रखा और लोगों को ये लगा, वो उनको आप 50 लाख लोग आपको क्यों देखने लगे, क्यों समय खराब करेंगे, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ चीज़ें जो जानकारी दी जा रही है वो तथ्यपरक है, जी जी। जिनको हमको जानना चाहिए। ये काम भी जो मेन स्ट्रीम, जैसे अभी पिछले दिनों तमाम इंटरव्यूज़ आए, तो आप क्या उसको इंटरव्यू कर सकते हैं? हमने भी इंटरव्यू किया है, आपने भी किया है। क्या वो इंटरव्यू का सब, जिस इंटरव्यू में पूरक सवाल नहीं होते हैं, वही प्रेस रिलीज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़र्क क्या है? वही, हाँ, कम्युनिकेशन टू वे नहीं है। टू वे नहीं है, तो फिर उसको कैसे कर सकते आप? तो फिर इसका मतलब हुआ कि संवाद नहीं है। किसी संवाद नहीं है। तो आप किसी को प्रोजेक्ट करने के लिए कोई काम कर रहे हो तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेंगे। अच्छा, एक और इसी से जुड़ा हुआ मसला कि जब हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ चुनाव चला गया, इस बीच राहुल गांधी और मोदी, इन दो को अगर मैं फोकस करूं कि 2 बड़े चेहरे चुनाव में के मैदान में हैं आमने सामने। डिबेट की बात हो, इसमें मोदी जी राजी नहीं हुए, लेकिन इनकी अपनी अपनी स्टाइल है। मोदी जी माने जाते हैं कि बड़े भाषण, उनकी भाषण देने की कला जो है वो काफ़ी मजबूत है, हालांकि उसमें स्लिप अप टंग हो रहा है और चीज़ें दोहराव बहुत है, नई बातें नहीं आ रही। राहुल गांधी बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर नहीं जाने जाते, लेकिन उन्होंने उसको एक नई विधा इवॉल्व की कि वो वीडियो बनाने लगे, और वो वीडियो भारत जोड़ो यात्रा का असर भी है। वो भारत जोड़ो यात्रा का असर तो है ही इस पूरे चुनाव अभियान में असर, खासकर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में, तो वीडियो बनाने लगे। उनका एक एयरपोर्ट का वीडियो है, या अभी कल भी एक वीडियो आया है उनका, जिसमें वो टेम्पो पे सवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तमाम रोज़ नए नए वीडियो उनके आ रहे हैं। तो ये जो, और उसको अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है। एक उन्होंने, मोदी जी ने जब वो कहा कि अब अडानी अंबानी टेम्पो लेकर आएंगे और पैसा दे रहे हैं, उसका जवाब उन्होंने दिया। मैं देख रहा था कि 2-3 घंटे के अंदर वो 20 मिलियन उसको इंस्टाग्राम पे लोगों ने देख लिया। और इंस्टाग्राम युवा लोगों का मीडिया में सोशल मीडिया है। ये जो पूरा इवॉल्व हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या वोटों में भी तब्दील होगा कि लोग अपना हंसेंगे और लाइक शेयर और कमेंट करके निकल जाएंगे? नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी के वीडियोस क्यों देखे जा रहे हैं, पहला सवाल तो ये है जी। और इसका जवाब मैं समझता हूँ, यह है कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बढ़ी क्यों? वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए जो सरकार से लड़ रहे हैं, जनता के से जुड़े हुए सवालों को लेकर के वो सड़क पे है। वह अपना जो कंफर्ट जोन है उससे वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, और समाज, कोई भी समाज हो, वह जूझते हुए व्यक्ति का हमेशा सम्मान करता है, उसके प्रति उसका विश्वास बढ़ता है। अब इतिहास देख लीजिए आप, कोई भी, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो और चाहे महात्मा गांधी रहे हो, चाहे वो दशरथ मांझी रहे हो, जो व्यक्ति जूझता हुआ रहा समस्याओं के साथ, उसको लोगों ने बड़े सम्मान के साथ देखा और उसके प्रति विश्वास व्यक्त किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम आप पूरा देश समाज क्यों याद करता है कि वो एक सरकार के खिलाफ एक मजबूती के साथ लड़ने वाला आदमी, वैचारिकी के साथ लड़ने वाला आदमी, सब उनकी इज्जत करते हैं। राहुल गांधी को पहले तो स्थापित करने की कोशिश की गई कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सुविधा के क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार में रहते हुए केवल भ्रष्टाचार किया है, एक जो माहौल बना। और उस बीच में राहुल गांधी सड़क पर उतर गए, 6,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर की यात्रा करने लगे, लोगों से संवाद करना शुरू किया और अपने मुद्दों पे, जो जनता के मुद्दे थे, उस पर कायम रहे। उसने क्रेडिबिलिटी दी। अब उस क्रेडिबिलिटी के कारण राहुल गांधी चाहे मीम बनावे, चाहे रील बनावे, चाहे भाषण दें, चाहे उनका कोई वीडियो वायरल हो, देखने वाले लोग आगे, ये नहीं उस फला आदमी है जो बड़ा जनता को लेकर के जूझ रहा है और अपने विषयों से विषयांतर नहीं हो रहा। आप देखिए ना, जैसे यूट्यूब में जो लोग काम करते हैं या जो वैकल्पिक मीडिया में काम कर रहे हैं, उनको लोग क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि वो जो व्यक्ति बात कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो फैक्ट्स फिगर के साथ आ रहा है, आपकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। अगर आप में आपकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी तो आपको कोई नहीं देखता। आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर हजारों लाखों लोग वीडियो बना रहे हैं, किसी को 2 आदमी देखता है, किसी को कोई नहीं देखता। लेकिन जब कंटेंट होता है तो राहुल गांधी की चीज़ों में कंटेंट आया,
वह अगर किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय से बात कर रहे हैं, महिलाओं धान रोपती हुई महिलाओं से बात कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ से बात कर रहे हैं, तो लोगों को लगा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो जनता से जुड़ना चाहता। उस क्रेडिबिलिटी ने इनको आगे बढ़ा दिया। दूसरी चीज़, मैं मोदी जी के खिलाफ ये नहीं मानता हूँ कि राहुल गांधी मैंने प्रतिस्पर्धा में या लड़ रहे हैं। मोदी के खिलाफ मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, और जो इंडिया दल समूह है ये उसने अच्छी रणनीति अपनाई कि किसी व्यक्ति को सामने नहीं किया, उसने मुद्दों को सामने किया कि ये इश्यूज हैं। उस इश्यूज की एडवोकेसी करते हुए राहुल गांधी दिखाई पड़ते हैं, उसमें अखिलेश यादव दिखाई पड़ते हैं, उसको ममता जी दिखाई पड़ती हैं। मतलब जो मुद्दे थे उन्होंने मोदी जी को चैलेंज किया। मैं इलेक्शन कमीशन की बात बिना किए हम लोग ये पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, और फिर 4 जून की बात करेंगे। लेकिन एक मैं महाराष्ट्र भी गया था बीच में, और वहाँ मैं बहुत सारे नेता हैं चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं 2 नेताओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। एक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चुनाव में जो मैंने देखा, उद्धव ठाकरे ही चेहरा है, उद्धव ठाकरे ही मुद्दा है। बिल्कुल सही है। और उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द चुनाव हो रहा है। इवन शरद पवार ने भी स्पेस दिया उनको, जो मुझे दिखाई दिया। एक और बहुत अद्भुत बात मैंने देखी वहाँ पे, हम और राजीव जी धारावी गए, जो भारत का सबसे बड़ा स्लम है, और वहाँ पे शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट और वो शिवसेना का दफ्तर, और हम लोग रैंडम चले गए, ऐसे घूम रहे थे, देखा कि झंडे वंडे लगे, वो चले गए और गए तो देखा वो शिवसेना का दफ्तर था। वहाँ पे एक मेज़ थी किनारे, उस मेज़ में कांग्रेस का झंडा भी था, वहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा भी था, कैप थी शिवसेना की तमाम, और वो जो शरद पवार की पार्टी का सिंबल है उसके भी पोस्टर बैनर थे वहाँ पे। मतलब एक ऐसा, और वहीं से रजिस्टर लेकर जो कार्यकर्ताओं का संचालन होता है ना, पेट्रोल की पर्ची, मोटरसाइकिल की, वो सब भी वहीं से हो रहा था। ये मैंने पहली बार देखा कि देखिए मंच में तो नेता आ जाते हैं इंडिया गठबंधन के, पवार साहब भी आ गए और झारखंड भी आ गए, आम आदमी पार्टी भी आ गए, लेकिन पार्टी के दफ्तर लेवल पे सिनर्जी दिखाई दे, पहली बार देख रहा था मैं। दूसरी एक और नेता की चर्चा मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो है कल्पना सोरेन मुर्मू। मतलब एक विपरीत परिस्थिति में वो महिला आई घरेलू परिवेश से, और क्या इमर्ज होकर वो आई हैं भाई, क्या भाषण दे रही हैं और क्या एनर्जी है उनके अंदर। और मुझे लगता है कि झारखंड से अगर कुछ होता है अलग रिजल्ट, तो मैं तो कल्पना जी को इसका श्रेय दूंगा। नहीं, देना भी चाहिए। देखिए है क्या कि इन दोनों दो जो आपने उदाहरण दिया, जिस व्यक्ति ने जो थाती तैयार की है, अगर आप उसको कुछ छीनने का प्रयास करेंगे उसके वारिसों के साथ, तो उसके साथ सहानुभूति पैदा ही होगी। शिवसेना तैयार किया बाला साहब ठाकरे ने, अपने समर्थक तैयार किए बाला साहब ठाकरे ने, उनकी विरासत गई उद्धव ठाकरे के पास, और उस विरासत को आप छीनने का प्रयास कर रहे हैं बिना किसी पराक्रम के, जोड़ तोड़ गुणा गणित से, तो आप सफल नहीं हो सकते। और एक पीड़ित विक्टिम के रूप में उद्धव ठाकरे सामने आ गए। पहली बार है सुनील जी कि जब शिव सैनिक और शिवसेना के समर्थक बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वोट कर रहे हैं। तो पहली बार ये है सवाल है कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना के भरोसे ही तो गई। जी, बाला साहब के दौर में उन्हीं के साथ गई, और कोई ठौर उनके पास नहीं था। और आपको जब देखा कि सबके साथ लगता है, इस समाज का मामूली सा व्यवहार है कि जिस व्यक्ति ने आपको मदद की, आपको शरण दी, आपको प्रोत्साहित दी, आपके लिए स्पेस दिया, और आप उसी का स्पेस खींचना शुरू कर दें, पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। कहेंगे साहब ये तो बहुत गलत आदमी है, इस फला परिवार ने इस व्यक्ति को मदद की और ये आज भी ये व्यक्ति उसी परिवार को नष्ट करने पर हम आता है। सामान्य समाज का व्यवहार है ये, भारतीय समाज इसी पर चलता है। यह बीजेपी ने जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा, उनके लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, इसका मैसेज है। यह माने सामान्य भारतीय जो मानसिकता है उसका परिचायक है, और वह उसी का लाभ बाला साहब उद्धव ठाकरे को मिल रहा है। और उद्धव ठाकरे ने बहुत ही कुशलतापूर्वक अपनी राजनीति की, वो कहीं विचलित नहीं हुए,
कोई शोर शराबा नहीं किया, अपने समय का इंतजार किया और अपने लोगों को बांधे रखा। यह बताता रहा कि मेरे साथ किस तरीके से ये सत्ता का दुरुपयोग करके मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उत्पीड़क के साथ ये समाज प्रशांत जी कभी खड़ा हुआ नहीं है। जी जी जी। कभी भी लोग हमेशा उस व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं जिसको नुकसान पहुंचाने के और लिए मुझे मजबूत लोग ऐसा लग रहा है कि 47 सीटें हैं शायद शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीटें। हाँ हाँ जी जी, वो सब के सब कल्पना सोरेन के साथ स्थिति यही है। आप चुने मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे। मुझे नहीं पता कि हेमंत सोरेन कितना सही है, उनके खिलाफ आरोप या कितना गलत है, ये न्यायालय तय करेगा। लेकिन चुनाव के दौरान अब वो करने की जरूरत है। आप 2 महीने बाद करते, 4 मई के बाद आप अगर आप गिरफ्तारी की आवश्यकता थी तो कर लेते। कोई नया मामला भी नहीं था, वो बहुत सालों पुराना मामला था। जी जी। चुनाव के मौके अब इसी देश में हम और आप क्या कहते हैं कि इस देश का सबसे काला अध्याय है आपातकाल। हम आप सहमत भी हैं, लेकिन उस आपातकाल के समापन के बाद जब चुनाव हुआ तो जेल में बंद सभी नेता छोड़ दिए गए। जी, सारे नेता छोड़े गए। किसी का मुकदमे का थोड़ा इंतजार हुआ कि साहब आप पहले अदालती आदेश लाइए, आप जमानत कराइए। 30 दिन के अंदर जनता पार्टी बन चुनाव जीत गई। जी। लेकिन आप मतलब चुनाव के मौके पर आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दीजिए, पार्टी तोड़ दीजिए, सरकार गिरा दीजिए, ये लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और वो जो उसके साथ हुआ हेमंत सोरेन के साथ, उसका जूझती हुई महिला चौखट से बाहर निकलती है और मैदान में आ जाती है, लड़ रही है, बहुत बढ़िया मजबूती के साथ लड़ रही है। मजबूती के साथ। और उसका असर झारखंड के बाहर भी होगा। बिल्कुल, हर आदिवासी इलाकों में है। अच्छा खासा उसका झारखंड में असर पड़ेगा, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, अच्छा खासा असर पड़ेगा, जहाँ हर जगह जा रही है वो। 4 तारीख की बात पे आएंगे, लेकिन जरा बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के रोल की। बहुत विवादित, बहुत निराश किया, बहुत निराश किया हमने। देखिए सुनील जी, मैं तो चुनाव आयोग बतौर करस्पॉन्डेंट भी कवर करता रहा 90 के दशक में, और जब चुनाव आयोग मल्टी मेंबर हुआ तब उस वक्त मेरी बीट थी इलेक्शन कमीशन। और मुझे याद है बड़े ऐसे हादसे वहाँ होते थे कि TN सेशन थोड़ा तेज चल रहा थे, तो वो जो GV कृष्णा मूर्ति थे और दूसरे जो MS गिल, उनके कमरों में ताला लगा देते थे और पता नहीं अजीब अजीब बातें भी करते थे वो और सब। लेकिन वो इवॉल्व हुआ, इलेक्शन कमीशन वहाँ से इवॉल्व हुआ। और लेकिन इलेक्शन कमीशन का इतना वो हो जाएगा, डिग्रेडेशन, इतनी बुरी स्थिति में पहुँच जाएगा, ये मैं देख रहा हूँ। आप इलेक्शन कमीशन बना हुआ है राजनीतिक दलों के ऊपर या चुनाव की प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए, और अगर आप सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। निर्वाचन आयोग से यह के आचरण से नहीं लग रहा है कि वो तटस्थ है, पारदर्शी उसका काम करने का तरीका है, निष्पक्ष तरीके से वो काम कर रही है, कि किसी को नहीं लग रहा है। बहुत विवादित एक वीडियो कर्नाटक बीजेपी का, अब उसको आपने बैन भी किया तो तब किया जब कर्नाटक का चुनाव हो गया। और आप यही इलेक्शन कमीशन, अब याद कीजिए कि बड़े बड़े नेताओं के ऊपर रोक लगाया गया, प्रचार नहीं करेंगे। जी जी, पिछले 2019 में 2019 तक में किया। आज आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी कोई बोल दे रहा है, प्रधानमंत्री तक बड़े बड़े नेता अपने साहस नहीं करते। मुझे तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन विजिबल है, वो दिख रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं इस बात को, इलेक्शन कमीशन ने महसूस कर रहा है। खुलेआम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, जबकि साफ साफ बनाई है कि धर्म के आधार पे आप वोट नहीं मांगेंगे। पहला पैराग्राफ है वो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पहला पैराग्राफ यही कह रहा है। और आप संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं है किसी ने दिया है आपको, संवैधानिक अधिकार। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो है कि 1 करोड़ आप आंकड़े बढ़ा देंगे फर्स्ट सेकंड फेजेस के 11 दिन बाद आपको आंकड़े देंगे। क्यों देंगे भाई? और कोई वजह हो, हर 2 घंटे जो सिस्टम जानता है, हर 2 घंटे पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट मतदान केंद्रों पर जाकर के आंकड़े लेके आते हैं कि कितना मतदान हुआ। 11 दिन क्यों लगेगा आपको समय? इसका कोई वजह होनी चाहिए। मान लीजिए कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा रहा है सब, वो शाम को कंप्यूट करके दे रहा है, लेट नाइट तक आपको सभी चीजें कंपाइल हो गई। हाँ। और जो लेट नाइट आंकड़ा जारी होता था, सुबह जो फाइनल डेटा जारी होती थी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता था। हाँ। और परिवर्तन की कोई गुंजाइश भी नहीं है।
कोई स्लेट पेंसिल लेके जोड़ थोड़े रहे हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो डिजिटल दौर है ये। कम्युनिकेशन डिजिटल दौर में हम हैं। अब पता चला कि आप एक नया फिगर 11 लेके दिन चले लग गए और फिर वो इतने ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं आंकड़े कि उसके ताज्जुब आप होता है। उसका कारण है बताइए। ठीक है, 5 बजे के बाद से लेके रात को 10 बजे तक कहीं वोटिंग हुई है, जुड़ना चाहिए, ये कहाँ कहाँ हुई। और एक और बात है कि वो परसेंटेज अभी भी आज अभी भी परसेंटेज दे रहे हैं आप, देखिए, संख्या नहीं दे आज रहे हैं। भी देखिए चौथे फेज का आज आ गया, जब आपसे बात करें आ गया आंकड़े, परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। एक्चुअल नंबर्स नहीं आ रहे। अब परसेंटेज तो बड़ा गोलमाल वाली बात है ना, वो अनकन्विंसिंग है। वो क्योंकि कहीं से भी। 0.1% जहाँ पे जिस भी सीट में मान लीजिए कि 10 लाख मत जाता है तो उसका जो 0.1% है वो 1000 मतदान है। भाई जहाँ 200 से हार जीत हो जा रही है। हाँ भैया मुझे याद है उत्तर प्रदेश का मछली शहर 180-182 सीट से हार जीत हुई थी। जी जी, तो मतलब तही प्लस दूसरी चीज है कि कोई जीते कोई हारे, चुनाव की प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। एक आदर्श इस देश के नागरिकों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है। एक पारदर्शी तरीके से चुनी हुई सरकार, जनता के भावनाओं से चुनी हुई सरकार का एक नैतिक बल होता है कि ये सरकार ऐसी है जो जन भावनाओं से बनी हुई है। जोड़ तोड़ के बना ली गई सरकारों का वह जनता पर असर नहीं होता। हम क्यों कहते हैं कि चुनी हुई सरकार है, मतलब जनता के मत से बनी। नतीजे आए किसी के पक्ष में आए तो वो स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, वो रेफरी हो, प्लेयर नहीं है। बिल्कुल नहीं। मसला ये हो गया कि वो रेफरी या प्लेयर बन गया, रेफरी तो रही नहीं गया। यही तो लोगों को तो निराशा हो रही है। जी। अब सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछ रहा है उनसे और बड़े अजीब अजीब वो तर्क दे रहे हैं कि जी हम नंबर इसलिए नहीं दे रहे कि कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर देगा। अरे सारे मंत्रियों के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, बॉम्बे स्टॉक सब तो ऑनलाइन है आज की तारीख में। नहीं, आप निर्वाचन आयोग की ही बात कीजिए ना। निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों की संपत्ति को सार्वजनिक करता है। हाँ, उसमें हेरफेर नहीं हो सकता। उसमें सवाल नहीं पैदा हो सकते कि साहब मेरे पास कितना खेत है और कितने गाड़ियां आपको रोते जाने वाले। ये कोई बात थोड़ी होती है। आप अपने उम्मीदवार के बारे में जाने यह सुनिश्चित करने के लिए ये नियम बना था। आपके खिलाफ कितने तरह के आरोप है और किस तरह के आरोप है, ये कहीं साहब हमें जारी कर दे, कोई नया आरोप को नहीं जोड़ दे। ये तर्क है क्या? पारदर्शिता को आप इस हल्के तर्कों के साथ कमजोर करने का प्रयास करें, मुझे नहीं लगता कि जनता इसको स्वीकार करेगी। अगर सुनील जी बताइए, मैं तो प्रशांत किशोर भी अपना चैनल घूम रहे हैं, कोई एक फिगर दे रहे हैं, हालांकि वो सेफोलॉजिस्ट नहीं है और भी दूसरे सेफोलॉजिस्ट हैं, कुछ फिगर दे रहे हैं और सबकी उत्सुकता है। मीडिया में, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे फिगर्स चल रही हैं। कोई सट्टा बाज़ार की भी ले आता, मैं उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ, फलौदी सट्टा बाज़ार की फिगर भी आ जाती हैं। लेकिन 4 तारीख को क्या होगा, उसका क्या आपको क्या अंदेशा लग रहा है? मतलब मैं संख्या नहीं पूछा आपने प्रशांत किशोर की बात की। हमको किसी भी व्यक्ति की बात स्वीकार्य है बशर्ते उस बात के पीछे कोई तर्क दे कि इन अन्य आधारों पे हम ये कह सकते हैं कि साहब ये ऐसा होने वाला है। हमें कभी उनको बोलते हुए भी सुना कई जगहों पर और उनके बारे में छपी हुई खबरों को भी मैंने पढ़ा। मुझे कोई उसके पीछे तर्क नहीं मिला। उनको वो जो कहते हैं कि 300 से नीचे बीजेपी की सीटें नहीं हुई, क्यों नहीं कम होगी? भला तो सवाल है, आपको कोई बताना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं कम होगी। बीजेपी को आप सत्ता में आते हुए क्यों देख रहे हैं? क्या जो लोगों के सवाल हैं उसका कोई असर नहीं है? क्या जो जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष मैदान में गया है उसका कोई असर नहीं है? और अगर असर नहीं है और इस सरकार को अगर आप इतने ही बहुमत के साथ अगर देश की जनता उस सरकार को लाने के लिए आमादा है तो आपको ये चुनाव इतना शांत नहीं दिखाई पड़ेगा। मत प्रतिशत में गिरावट नहीं दिखाई पड़ेगी। लोगों में इतनी उत्साहहीन माहौल नहीं दिखाई पड़ेगा। संभव ही नहीं है। चुनी हुई माने पूर्ववर्ती सरकार, इनकम्बेंट गवर्नमेंट को दोबारा लाने के लिए जहां जहां चुनाव हुआ है बाकायदे हल्ला गुल्ला के साथ लोगों ने मतदान किया है, भारी मतदान हुआ है। क्या ऐसा हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि सरकार दोबारा आ रही है। और जो तथ्य है अगर हम उनका विश्लेषण करेंगे जी। तो जब 5 बार का तो इतिहास है इस देश का, जब मतदान कम हुआ और 4 बार सरकार के खिलाफ गया भारी मतदान के दौरान, तो आप बहस कर सकते हैं कि यह सरकार को लाने के लिए है या सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए।
इसमें दोनों के संभावनाएं रहती। मैं दो फैक्टर्स पर अपना निष्कर्ष निकालता हूँ। एक, बीजेपी नए एरियाज़ में 2019 में गई थी, वो नए एरियाज़ में क्या इस बार भी कुछ हो रहा है? जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में बहुत उनको सफलता मिल गई थी, 28 में से 25 सीटें। और दूसरा एक नया राज्य उनको बड़ा तौर पे मिल गया था, बंगाल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों जगह बहुत ज़्यादा करेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब 50% से भी ज़्यादा करेक्शन होगा। एक तो ये बात है। दूसरा, अब इस करेक्शन से क्या होगा कि जो 303 से नीचे बीजेपी नॉन हिंदी बेल्ट में, मैं मानूंगा महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक, इन 3 राज्यों से ही बीजेपी मेजॉरिटी मार्क के आसपास आ जाएगी। नहीं, अब अगर जो जहाँ पे 100% गुजरात हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश लगभग 100%, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में करेक्शन आ रहा है, तो इसको मिला के मुझे लग रहा है कि बीजेपी, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एनडीए है नहीं, कहीं नहीं है। बीजेपी मेजॉरिटी मार्क के लिए बहुत स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है मुझे। नहीं, एक तो जैसे अपने कर्नाटक में वो अचानक नहीं आई। कर्नाटक में वाईएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बन चुकी थी बीजेपी की। हाँ, लेकिन लोकसभा में 28 में से 25 सीटें, मतलब वही मैं कर, वो ठीक है, वो इसमें बहस हो सकती है कि इतनी सीटें कैसे आई, लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का एक जन समर्थन था वो आनंद कुमार के समय से वो आगे बढ़ा। लेकिन जब आप उस वही सरकार विधानसभा के चुनाव में गिर गई, मतलब जो कर्नाटक की सरकार थी सत्ता से बाहर हो गई, उसके मत प्रतिशत में भी गिरावट आई, उसके उन इलाकों में भी उसमें गिरावट आई जहां से प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आती थी। तो क्या कर्नाटक में जो मतदान हुआ और जो राजनीतिक माहौल बना, वह उसका असर लोकसभा के चुनाव में नहीं पड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? मैंने योगेंद्र यादव का इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं 50 भी नहीं आएगी यूपी में। तो बिल्कुल आप यूपी का बताइए। नहीं, यूपी में भी संघर्ष है। अब ऐसे मैं यूपी का बता, मतलब इसमें कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। 6ठे-7वें फेज में जहां चुनाव होना है, उसमें 12 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 0 है या 1 या 2 सीटें विधानसभा के चुनाव में। उत्तर प्रदेश में जी। और क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव 5 साल पहले थोड़े हुआ था? 1.5 साल पहले 2022 में चुनाव हुआ है। हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा में तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। पंजाब में, हरियाणा में 10 में से 5 या 6 आपके जो उम्मीदवार हैं वो दल बदलू हैं। क्यों है? क्यों ऐसे लोगों को लेकर के आप आए? ये तो स्थिति नहीं बनती ना। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, क्या बीजेपी में होता था कि जिसका आप टिकट न दे वो विद्रोह करके दूसरी पार्टी में चला जाए? यह है लोग, इसको उनको लग रहा है कि कोई आवश्यक नहीं है कि आप जिताई देंगे चाहे हराई देंगे। संदेश खाली वाला मामला भी उल्टा पड़ गया। वो नहीं, जो तथ्य है उसमें लगा कि सब कुछ फैब्रिकेटेड है। उसका बहुत उल्टा असर हो गया, मतलब बजाय फायदा देने के वो नुकसान कर रहा है। नहीं, मेरा मानना है प्रशांत जी कि अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। नहीं, 4 तारीख को क्या होगा ये तो बताइए। नहीं, संख्या तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद एक बहुत विश्वास इस पर नहीं रहा। नहीं, संख्या की बात ज्योतिषी नहीं है, लेकिन सरकार के दोबारा सत्ता में आने की संभावना में मोदी साहब की हैट्रिक हो रही कि नहीं हो रही है? मैं कह रहा, मुझे संभावना दिखती नहीं है। मुझे भी नहीं दिखती। और सुनील जी, हम लोग ये इस पे एग्रीमेंट हम लोगों का हुआ कि कोई एक नई सरकार हमको 4 तारीख के बाद देखने को मिल सकती है। इसकी बड़ी प्रबल संभावना है। और बावजूद इसके कि चुनाव आयोग का एक रोल जो है वो निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके कि मीडिया में बहुत हिंदू मुसलमान चल रहा है, बावजूद इसके कि नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। लोग मुद्दों के साथ जब चुनाव में मैदान को देखते हैं तो उसमें फिर इन चीज़ों का असर होता नहीं है। चुनाव में निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, उसकी साख गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, उसके ऊपर असर पड़ा है, लेकिन वो सरकार बनवा देगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। हम लोगों ने सुनील जी कैमरे के सामने ये बात कही और 4 तारीख के बाद भी रहेगा, हम लोग चर्चा करेंगे। तो लोग इसको, दोस्तों आप लोग चर्चा करेंगे कि 4 तारीख को हम लोगों की भविष्यवाणी तो नहीं कहूँगा कि आकलन सही था कि नहीं था। और आज के पॉडकास्ट में इतना ही। और सुनील जी, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके।
और बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रशांत जी, आपके कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। और